चलो आज है हमारा कंसेप्ट नंबर 16 कॉस्टिंग फॉर्मूलाज। सही है, रिवाइज करते हैं आप लोग साथ साथ। सर करते हैं, सही, बढ़िया है। तो कॉस्टिंग फार्मूला से पहले एक छोटा सा एक नोट है। कंसेप्ट नंबर 15 एम्प्टी बॉटल्स वैल्यूएशन। ठीक है, बस इसको जानना है। जो बार्स में, होटल्स में, पब्स में, क्लब्स में होते हैं ना एम्प्टी बॉटल्स, यानी लोग पीवी के एम्प्टी बॉटल उधर ही छोड़ते हैं। तो उन एम्प्टी बॉटल्स की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो एक छोटा सा नोट है, बस ये ध्यान में रखो। एम्प्टी बॉटल्स लाइक इन बार्स, hotels, clubs, pubs, etc. should be valued at value ₹1। ये इनको हम नॉमिनल वैल्यू ₹1 पे दिखाते हैं। ठीक है, ICAI guided। These bottles are normally collected by some particular entities without incurring any extra cost। इस पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट, खर्चा जो है वो स्पेंड नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, ये वैल्यू होते हैं ₹1 पे। ICAI बोल रहा है एम्प्टी बॉटल्स वैल्यूएशन। सही है सर, सही है, ये ध्यान रखना। हाँ, एसेट्स है ये बॉटल्स। क्या ये बॉटल्स एसेट्स हैं? एसेट्स है, उसमें क्या है, लेकिन वैल्यू है ₹1। नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना है। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है। तो आज हम कंसेप्ट है मेन, वो है कॉस्टिंग फार्मूलाज। तो कॉस्टिंग फार्मूलाज में हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, सेकंड है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ये हमें पढ़ने हैं। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं? वैल्यूएशन, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लो। ठीक है सर, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हमारे पास है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, ये मेथड है एक। सेकंड है वेटेज एवरेज मेथड, वैम। ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में है 3। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, सेकंड वन है रिटेल वैल्यू मेथड, RVM, थर्ड वन है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। दो हमें नहीं पढ़ने हैं, ना तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ना तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगता है ज्वेलरी में, जहां पे एक एक आइटम को अलग अलग से देखना पड़ता है। हर एक चीज को, एक एक गोल्ड का आइटम होता है 10 लाख का, कोई 50 लाख का, कोई 10 करोड़ का, कोई 2 करोड़ का, तो वहां पे लगता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये आपको बस नॉलेज के लिए है, ज्वेलरी आइटम्स पे लगता है। सही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये इंडिया में नहीं लगता है, क्योंकि ये वहां पे होता है जहां पे इन्फ्लेशन बहुत कम होती है या इन्फ्लेशन नहीं होती है। तो इंडिया तो इन्फ्लेशन से भरा पड़ा है, तो इसलिए इंडिया में स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं लगता है, ये USA वगैरह में लगता है। ठीक है, तो हमारे पास है 3 मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेज एवरेज मेथड, रिटेल वैल्यू मेथड। ये 3 हमें पढ़ने हैं। सही है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे आते हैं। आप लोगों को तो ये पता ही होगी, लेकिन फिर भी लिफो जो है, लिफो इज नॉट अलाउड अंडर Ind AS 2। लिफो नहीं है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट भी हमारे इसमें नहीं है। फीफो है, वेटेज एवरेज मेथड है, और रिटेल वैल्यू मेथड है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बता दूंगा, मेरा फर्ज है। 1 मार्च 2025 को हमने 10,000 यूनिट्स लाए एट द रेट ऑफ ₹10। 15 मार्च को 2025 में 15,000 यूनिट्स लाए एट द रेट ऑफ ₹20। 25 मार्च को 20,000 यूनिट्स लाए एट द रेट ऑफ ₹30। ठीक है, सेल जो हमने किया है, हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सेल जो हमने किए हैं, सेल यूनिट्स 30,000 यूनिट्स किए हैं।
कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, जो सबसे पहले आइटम परचेज करेंगे वो सबसे पहले सेल आउट होगा, जो पहला आया वो गया। तो सबसे पहले हमने डेट पे जो लाया है 1 मार्च को लाया है 2025। टोटल सेल यूनिट्स हमने कितने किए हैं 30,000 यूनिट्स। तो ये 10,000 गए होंगे, ये सबसे पहले परचेज किया तो पहले 10,000 10,000 यूनिट्स इसमें से गए होंगे, ठीक है। फिर 15 मार्च को लाया है, फिर ये 25 भी गए होंगे क्योंकि हमने सेल की है 30,000 यूनिट्स की। फिर इसमें से गया जो सेल आउट हुआ होगा वो हो गए होंगे 5,000 यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कितने बच गया, क्लोजिंग स्टॉक में हमारे बच गए 15,000 यूनिट्स। वो किस में बच गए, वो इसमें बच गए, इस वाले लॉट से जो लेटेस्ट परचेज हमने किया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 30। तो ये हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वो कितना आता है 4,50,000। ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सही है। अब देखो वैम में क्या होता है, वेटेज एवरेज मेथड, वेटेज एवरेज मेथड, वैम मेथड। एग्जाम्पल यही मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन से यूनिट्स लाए 10,000 यूनिट्स इंटू 10 कॉस्ट जो है। फिर हमने लाए 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 20। फिर हमने लाए 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 30। तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये टोटल यूनिट्स कितने हैं 45,000 यूनिट्स। तो इसका जो टोटल आएगा लाइक ये 1 लाख है, ये 3 लाख है, ये कितना आएगा 6 लाख। हाँ, टोटल कितना आया ये 10 लाख। इसको डिवाइडेड बाय करेंगे हम इस 45,000 से, इसको डिवाइड करेंगे 45,000 से इस 10 लाख को, सही है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एवरेज कॉस्ट, वेटेज एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट मिलेगा, जो भी मिलेगा 10 लाख डिवाइड बाय 45,000, ठीक है। तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्लोजिंग स्टॉक को। ये है 10 लाख डिवाइडेड बाई 45,000, वो आ गया 22.222। अब जो क्लोजिंग स्टॉक में ये हमारे रह गए ये 15,000 यूनिट्स, इसको अब मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय करेंगे 22.222 वेटेज एवरेज। तो ये आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, इसको कहते हैं वेटेज एवरेज मेथड, सही है। फिफो समझ में आ गया, समझ में आ गया, वेटेज एवरेज मेथड समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है सर, ठीक है। थर्ड वन है रिटेल वैल्यू मेथड, रिटेल वैल्यू मेथड, रिटेल वैल्यू मेथड। देखो क्या होता है, बड़े बड़े बाजार्स में जैसे बिग बाजार है, मैक्स है, रिबॉक है, एडिडास है, जो भी ये बाजार्स होते हैं,
इनमें हर एक चीज को आइटम बाय आइटम कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतने काइंड्स ऑफ स्टॉक होता है कि वन बाय वन हम उसको वैल्यू नहीं कर सकते हैं। तो इन बिग बाजार्स में, बड़े पेंटालून्स में, ज़ारा में, नाइकी में हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं रिटेल वैल्यू मेथड। हम करते हैं रिटेल वैल्यू मेथड अप्लाई। तो वो हम कैसे देखते हैं, आप देखिए, वो देखो, ये हम देखते हैं आइटम, इसका कॉस्ट चेक करो, इसका रिटेल वैल्यू चेक करो, यानी सेल वैल्यू। सही है। सपोज आइटम 1 है, इसका कॉस्ट है 10,000, रिटेल वैल्यू है इसका 20,000। सेकंड, ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस हमने किया है 1 लाख का, इसका रिटेल वैल्यू है 1,20,000। सेल एट रिटेल वैल्यू, देखो इसका टोटल कितना आया हमें, 1,40,000 रिटेल वैल्यू का। इसका कितना आया टोटल, 1,10,000। देखो इधर, इसका आया टोटल 1,20,000, रिटेल वैल्यू आया 140। यानी इतना कॉस्ट है, 1,10,000 कॉस्ट है, कितने का, 1,40,000 का ये कॉस्ट है। इसका जरा ध्यान रखना 2 मिनट। देखो ये कॉस्ट जो है ये इसका कॉस्ट है, ठीक है। सेल वैल्यू एट रिटेल वैल्यू हम लेके चलते हैं 1,10,000। सेल हमने किया है रिटेल वैल्यू पे 1,10,000, तो बचा कितना, ये देखो 140 माइनस 1,10,000, तो हमारे पास कितना बचा, बचा हमारे पास 30,000 हमारे पास स्टॉक बचा। लेकिन ये किस पे बचा हमारा, ये बचा हमारा रिटेल वैल्यू पे, आरवी पे, सेल वैल्यू। ठीक है सर, ठीक है। अब अगर ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा है, ये क्या बन गया हमारा, अब क्लोजिंग स्टॉक बन गया हमारा, ये बन गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हम किस पे दिखा रहे हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो। तो इस पे, इसको अगर हम अब कॉस्ट पे लाएंगे तो वो हम कैसे लाएंगे इसको कॉस्ट पे, ये ध्यान रखना है। इधर देखो ये 1,10,000 इधर आएगा, ये देखो इधर 1,10,000 कॉस्ट है कितने का, ये 1,40,000 का कॉस्ट है, जो ये रिटेल वैल्यू है। यानी ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कॉस्ट, ये आ गया रिटेल वैल्यू। ये रिटेल वैल्यू है 1,10,000, इसका कॉस्ट है। अगर 140 का कॉस्ट है 110, तो 30,000 का कॉस्ट क्या होगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ये खुद क्या है, रिटेल वैल्यू पे, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे ये आएगा कॉस्ट पे। 1,10,000 कॉस्ट है 140 का, तो 30,000 का कॉस्ट क्या होगा, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 140, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे, डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, वो आया 23,571। 23,571 ये हमारा कॉस्ट है क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट समथिंग आ गया, वो मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये आया हमारा कॉस्ट, इसको हम कहते हैं रिटेल वैल्यू पे। हम क्या देखते हैं, 1,10,000 कॉस्ट है 140 का, जो ये रिटेल वैल्यू है, तो 30,000 जो रिटेल वैल्यू पे है उसका कॉस्ट क्या होगा, हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सही है सर, सही है। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट, जो हम वैल्यू हम इस पे करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। सही है सर, सही है। तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं, ये हमें जानने थे या हम जान चुके हैं। तो अब आए आप नीचे, ये देखिए अब क्या है, एंटिटी कैन अप्लाई एनी मेथड, FIFO वेटेज एवरेज मेथड, बट शुड बी अप्लाइड ऑन कंसिस्टेंसी बेसिस।
इफ कॉस्टिंग फार्मूला चेंजेस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स इट विल बी चेंज इन पॉलिसी। जो भी मेथड आप यूज करेंगे वो कंसिस्टेंसी बेसिस पे अप्लाई होना चाहिए। अगर चेंज होता है तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सही है। अब रिटेल वैल्यू मेथड देखिए। फिजिकल वैल्यूएशन मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम स्टोर्स लाइक नाइकी, रीबॉक, बिग बाजार, जारा, etc. द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सच एंटिटीज मे बी डन बाय रिटेल वैल्यू मेथड। हम क्या करते हैं रिटेल वैल्यू मेथड से? क्या है? ओपनिंग स्टॉक एट रिटेल वैल्यू ले लो, परचेज एट रिटेल वैल्यू ले लो, सेल्स एट रिटेल वैल्यू ले लो। ठीक है। तो हमें क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक एट रिटेल वैल्यू। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, देखिए ये आप इधर देखो, ये आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक एट रिटेल वैल्यू, परचेजेस एट रिटेल वैल्यू आ गया, और ये सेल्स एट रिटेल वैल्यू आ गया। ये है ओपनिंग स्टॉक एट रिटेल वैल्यू जो हमने यहां पे लिया था। क्या लिया था? 1,10,000, 20,000। परचेजेस एट रिटेल वैल्यू कितना है? 120। लेस सेल्स एट रिटेल वैल्यू, फिर हमने सेल्स माइनस किया कितना? 110। तो ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक हमारा रिटेल वैल्यू पे कितना? 30,000। सही है सर? सही है। फिर क्या करेंगे? कैलकुलेट कॉस्ट फॉर क्लोजिंग स्टॉक एट रिटेल वैल्यू यूजिंग फीफो। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ परचेजेस जो मैंने आपको अभी बोला 1,10,000 जो आया था, 1,10,000 अभी हमारे एग्जांपल में, डिवाइडेड बाय रिटेल वैल्यू ऑफ परचेजेस कितना आया था? 140, मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक एट रिटेल वैल्यू जो आया था 30। तो हमारा क्या निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। अब वेटेज एवरेज मेथड पे कैसे करेंगे हम? इसमें क्या करते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक, वेटेज एवरेज मेथड पे क्या करते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक जो होगा प्लस परचेजेस डिवाइडेड बाय टोटल रिटेल वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। जैसे मैंने रिटेल वैल्यू मेथड में आपको ये दिखाया था, जैसे हम करते हैं ये, हम सारा लेते हैं 10,000 यूनिट्स, सॉरी 10,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, टोटल 45,000 यूनिट्स। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। सही है। तो हम वही लेते हैं, टोटल कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस का कॉस्ट कितना है डिवाइड बाय टोटल रिटेल वैल्यू उसका कितना है। यानी बात वही आ गई, कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिटेल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक एट रिटेल वैल्यू। इसका अब एक आइटम का कॉस्ट नहीं लेना है, सब आइटम्स का कॉस्ट लेना है, सब आइटम्स का, और यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस का कॉस्ट लेना है। सही है? सही है। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 17 है इन्वेंट्रीज विच आर नॉट कवर्ड इन इंड AS 2। अब ये जो इन्वेंट्रीज है ये इंड AS 2 में नहीं आती है। कौन कौन सी नहीं आती है? एज पर द प्रोविजंस द फॉलोइंग एसेट्स आर नॉट कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंड AS 2। डेफर्ड टैक्स एसेट वो इंड AS 12 में हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स वो इंड AS 109 में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल एसेट्स वो इंड AS 41 में पढ़ेंगे। मिनरल ऑयल्स, मिनरल ओर्स, नेचुरल गैसेस वो इंड AS 106 में पढ़ेंगे। WIP हेल्ड इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वो इंड AS 115 में पढ़ेंगे। इन्वेंटरीज हेल्ड बाय कमोडिटी ब्रोकर्स ट्रेड्स हु आर वैल्यूइंग देयर स्टॉक एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये भी नहीं आता है इस पे। ठीक है, ये नॉलेज पर्पस के लिए है, फिर भी आपको सब पता होनी चाहिए। एग्जाम में तो नहीं आएगा, वो हम अलग अलग इंड AS में जाके पढ़ेंगे क्या क्या आएगा। फिर थोड़ा सा मैंने दिया है NRV क्या होता है और फेयर वैल्यू क्या होता है। इट इज फिक्स्ड बाय ओनर ऑफ गुड्स। NRV इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। It is based on market conditions. It is expected from sale of assets at the time of disposal of assets. ये बस नॉलेज के लिए है, नॉलेज पर्पज ऑनली। फिर डिस्क्लोजर क्या करेंगे आप? नोट्स टू अकाउंट्स डिस्क्लोज क्या करेंगे? ये उस पे नोट है।
द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स इन रिलेशन टू स्टॉक्स। क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिक्लेयर्ड विच हैज बीन अप्लाइड फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है। क्लासिफिकेशन फॉर स्टॉक हेल्ड शुड ऑल्सो बी गिवन, दैट इज रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस देना चाहिए। कॉस्टिंग फार्मूला शुड ऑल्सो बी रिपोर्टेड विच हैज बीन यूज्ड बाय द एंटिटी, FIFO, वेटेज एवरेज, ETC। वैल्यूएशन लॉस रिटर्न ऑफ और रिटर्न बैक यानी रिवर्सल वो भी देना चाहिए नॉलेज पर्पज के लिए। नोट क्या है? इफ रॉ मटेरियल इज परचेज्ड ऑन डेफर्ड क्रेडिट देन present value of all gross payment shall be calculated and that would be cost of raw materials, same as in case of Ind AS investment 40। तो हमें क्या करना है इसमें, अगर हमने डेफर्ड क्रेडिट पे लाया है रॉ मटेरियल तो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे। ठीक है, ये कुछ ज्यादा नहीं है, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं समझाऊंगा। दैट इज इट। ठीक है सर, ठीक है। तो इसके बाद है हम करेंगे क्वेश्चंस। इसका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं वो समझाऊंगा प्रेजेंट वैल्यू पे। ठीक है सर, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। चलिए जी, करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। श्री गणेश ऑपरेट्स द रिटेल बिजनेस For a financial year, the following data is given। क्या दिया है? Value of opening inventory at retail value at cost, value of purchases at retail value at cost, calculate cost of closing stock if sale is made during the period is 2 lakhs, apply weightage average method। ठीक है, तो हमने अभी अभी ये किया है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस divided by opening stock plus purchases at retail value multiplied by करेंगे फिर क्लोजिंग स्टॉक से। चले जो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्यूशन पे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट रिटेल वैल्यू। ठीक है, टोटल रिटेल वैल्यू हेल्ड इन स्टोर कितना है? ये है 80,000 प्लस 140 हो गया 2,20,000। 80 प्लस 140। टोटल गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है जो ये दिया है क्वेश्चन में? 2 lakhs। तो हमारा 20,000 आया क्लोजिंग स्टॉक एट रिटेल वैल्यू। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट फॉर क्लोजिंग स्टॉक कितना है? वेटेज एवरेज मेथड ये है 180, 60 प्लस 120 180 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 220, ये इसका है 220। टोटल रिटेल वैल्यू 140 प्लस 80 220 एट रिटेल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय है 20,000, तो ये हमें मिला 16,364 वेटेज एवरेज मेथड से। अगर FIFO करते तो 120 जो टोटल कॉस्ट है, FIFO मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो तो अब इसमें से बचा होगा, 120 में से बचा होगा। सही है, अगर FIFO हम करते हैं 120 में से बचा होगा तो 120 कॉस्ट है कितने का? 140 का। इसका 120 कॉस्ट है 140 का, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 20,000 से तो वो आया 17,148। देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं पहले, यहां पे आंसर आया 1634, यहां आंसर आया 17,143। आंसर डिफरेंट आए बट बोथ आंसर्स आर करेक्ट। अलग अलग मेथड है। सही है सर, सही है। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 होमवर्क, 32 33 होमवर्क, इनको प्रैक्टिस करेंगे आप। आ जाएं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्या है क्वेश्चन 34? चलिए जी,
ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है, कितना दिया है 1000 kgs, 25,000 वैल्यू। रॉ मटेरियल्स 11,000 वैल्यू, इसका मतलब ये पर यूनिट है @10। परचेजेस 10,000 @10 हो गया 1 लाख। लेबर चार्ज 76,500। ओवरहेड फिक्स्ड 75,000 है। सेल्स कितने हैं 10,000 यूनिट्स जिनका वैल्यू है 280। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है 900, फिनिश्ड गुड्स का है 1200। The expected production for the year was 15,000 kg. Expected production of the finished product. Due to fall in market demand, the sales price for the finished goods, the sales price for finished good is 20 rupees per kg, and replacement cost of raw material was 9.50 per kg. On the closing date, you are required to calculate the closing stock as on date. हमें closing stock ढूंढना है। देखो expected production कितनी थी 15,000 kgs, तो हमें क्या फाइंड करना है एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो गई। ठीक है, पहले देखेंगे हम रॉ मटेरियल्स कितने कंज्यूम हुए हैं। सही है सर, सही है, आ जाए इधर। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल्स का, ये 1100। ये ओपनिंग स्टॉक 1100 @10 ईच आ गया 11,000 ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल्स का। परचेजेस किए हैं 10,000 यूनिट्स @10 ईच आ गया 1 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो इधर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ये है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हमें दिया है, ओपनिंग दिया है, परचेजेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो जो बचता है वो क्या है, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हुआ है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हमें मिल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,02,000। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो गई। सेल्स किसके बराबर होते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो टी फॉर्म, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हमें क्या आएगा इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ओब्लिक परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सही है, तो प्रोडक्शन फिर किसके बराबर है, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन बोलो परचेजेस बोलो। सही है सर, सही है। प्रोडक्शन इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स प्लस 1200 यूनिट्स माइनस 1000 यूनिट्स इज इक्वल टू 10,200 यूनिट्स हमारी प्रोडक्शन हो गई है। ठीक है सर, ठीक है। ये है परचेजेस प्लस 1200 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस 1000 यूनिट्स जो ओपनिंग था, ये परचेज है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। सही है, परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये है प्रोडक्शन 10,200 यूनिट्स। सही है सर, सही है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट फॉर फिनिश्ड गुड। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड, देखो मटेरियल कितना लगा हमें 1,02,000 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, ये इधर हमने कैलकुलेट किया मटेरियल, इतना मटेरियल लगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इतना। वेजेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ये है 76,500, ये है 76,500। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 75,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर, ये है 15,000 दिया है। नॉर्मल प्रोडक्शन 15,000 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। एक्चुअली कितने हमने प्रोड्यूस किए 10,200, ये जो है ये हमने जो निकाले अभी ये
10,200 यूनिट्स। नॉर्मल ऑल एक्चुअल इज हायर, तो उसमें कितना हमारा लगता है 51,000। ये जो एक्चुअल आउटपुट हमें आया 10,200 इंटू 5, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारा आया 22,9500। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? अब ये टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 10,200, जो हमारी एक्चुअल ये है जो प्रोडक्शन हो गई है हमारी 10,200। तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ गया 22.50। ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट। अब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड दिया है 1200 इंटू 22.5, ये जो हमने पर यूनिट अभी निकाला इधर, ये 1200 इंटू 22.5 कितना हुआ? 27,000। सही है। ये है जो इधर दिया है 1200 हमें फिनिश्ड गुड। और एनआरवी 1200 इंटू 20, ये दिया है क्वेश्चन में, ये 20, विच एवर इज लोअर 27 और 24, लोअर इज 24। तो हमने ये है कॉस्ट। तो वैल्यूएशन लॉस कितना है? 27,000 माइनस 24,000, 3,000 आ गया वैल्यूएशन लॉस, जो हम पहले लेक्चर से पढ़ रहे हैं, कॉस्ट माइनस एनआरवी। अब रॉ मटेरियल्स पे आ गए। रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड हैव बीन वैल्यूड एट एनआरवी, तो ये तो हमने एनआरवी पे वैल्यू किए हैं। ये है एनआरवी 24,000 एनआरवी। अगर फिनिश्ड गुड्स एनआरवी पे वैल्यू होते हैं तो रॉ मटेरियल का भी रूल चेक करना पड़ता है। कॉस्ट क्या है रॉ मटेरियल का? ये जो 900 है क्लोजिंग स्टॉक इंटू 10, 9,000। अब इनका एनआरवी देखो, ये क्वेश्चन में दिया है 9.5, ये है 9.5। तो ये है कॉस्ट है 9,000, एनआरवी है 8,550। तो लोअर जो है 8,550, इस पे कॉस्ट रॉ मटेरियल वैल्यू करेंगे। वैल्यूएशन लॉस कितना? 9,000 माइनस 8,550, 450 आ गया वैल्यूएशन लॉस। इसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। तो टोटल स्टॉक अब देखो, ए प्लस बी 24,000 प्लस 8,550, 32,550 आ गया टोटल स्टॉक। मजा आ रहा है सर? मजा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38, 39, 40 होमवर्क, इनको प्रैक्टिस कर लिया करो। होमवर्क, ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन इनको प्रैक्टिस किया करो। सही है। 35, 36, 38, 40 तक होमवर्क है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। चलिए जी, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आरटीपी का क्वेश्चन है 41। ए कंपनी नॉर्मली प्रोड्यूस्ड 1 लाख यूनिट्स, नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ ए हाई precision equipment each year over past several years. In the current year, due to lack of demand and competition, it produced only 50,000. ये आ गई एक्चुअल प्रोडक्शन, ये आ गई नॉर्मल प्रोडक्शन। फर्दर इंफॉर्मेशन इज एज मटेरियल कितना 200 पर यूनिट, लेबर 100 पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 100 पर यूनिट, फिक्स्ड फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड कितना 1 करोड़। फिक्स्ड फैक्ट्री सेलिंग ओवरहेड्स, इसको हम क्या करना है? सेलिंग्स को कुछ नहीं करना है। वेरिएबल फैक्ट्री सेलिंग ओवरहेड 150। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पर यूनिट इन अकॉर्डेंस विद Ind AS 2, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पर यूनिट हमें बोलना है। सही है। चलो पहले कॉस्ट पर यूनिट हम देखते हैं क्या है, दिया है सब कुछ। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कितना है? डायरेक्ट मटेरियल दिया है 200, ये है डायरेक्ट मटेरियल 200। डायरेक्ट वेजेस भी दिए हैं 100 पर यूनिट, ये है लेबर 100 पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड फैक्ट्री, ये है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग 100 दिया है।
फिक्स्ड का क्या करेंगे, 1 करोड़ डिवाइड बाई नॉर्मल एक्चुअल विच एवर इज हायर 1 लाख, तो हम आ गया 100 पर यूनिट वो भी, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गया 500, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गया 500 पर यूनिट हमें दिखाना था। देखिए, वी हैव इग्नोर्ड selling overheads, fixed variable, because selling overheads are never considered in cost per unit as these are not incurred for production of goods. ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 1 करोड़, टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट कितना 50 lakhs, और टू बी रिटर्न ऑफ इन P&L अकाउंट कितना 50 lakhs। कैसे, 1 करोड़ हमारा टोटल है, नॉर्मल प्रोडक्शन 1 लाख है, तो ये तो 1 लाख पे हुआ था लेकिन हुई एक्चुअली 50,000 थी, 50,000 थी, तो 50,000 का जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और 50,000 जाएगा P&L अकाउंट में राइट ऑफ, तो 50 लाख जाएंगे कॉस्ट ऑफ टू बी इंक्लूड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एंड 50,000 जो जाएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। सही है सर, सही है। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी आरटीपी का क्वेश्चन है 21। On January 20X1, an entity accepted an order for 7,000 custom made corporate gifts. कस्टम ऑर्डर आया है, कस्टमाइजेशन करनी है। On 3rd January 20X1, the entity purchases raw material to be consumed in the production process for 5,50,000। ये इसका कॉस्ट है, इंक्लूडिंग 50,000 रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। The purchase price was funded by raising a loan of 5,55,000, including 5,000 loan raising fees. The loan is secured by the inventories. इससे कुछ लेना देना नहीं है। During January 20X1, the entity designed the corporate gifts for the customer. Design costs included. क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिजाइनर आ गया 7,000, ये भी आएगा, लेबर 3,000 ये भी आएगा क्योंकि ये कस्टमाइजेशन है। ड्यूरिंग फरवरी 20X1, द एंटिटीज प्रोडक्शन टीम डेवलप्ड द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड मेड फर्दर मॉडिफिकेशन इज नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंटरीज टू देयर कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। द फॉलोइंग कॉस्ट्स वर इनकर्ड इन द टेस्टिंग फेज। मटेरियल्स नेट ऑफ 3,000 रिकवर्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप्ड, कितना आउटपुट 21,000, लेबर 11,000, एंड depreciation of plant used to perform the modification is 5,000. During February 20X1, the entity incurred the following additional costs in manufacturing the customized corporate gifts. क्या, consumable stores 55,000, labor 65,000, and depreciation of plant used to manufacture the customized corporate gifts 15,000. The customized corporate gifts were ready for sale on 1st March 20X1. No abnormal wastage occurred in the development and manufacture of the corporate gifts. Compute the cost of inventory. Substantive your answer with appropriate reasons and calculations wherever required. देखो, ये कस्टमाइजेशन का ऑर्डर आया है, एज पर कस्टमर इनको बनाना है। तो एज पर कस्टमर जो भी कोई चीज़ प्रोडक्ट में आता है तो उसमें जो भी खर्चा वो लगता है एडिशनली, वो एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट बनाने का, तो वो इंक्लूड होता है कॉस्ट में। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल्स दिया है, रॉ मटेरियल्स दिया है, ये है रॉ मटेरियल्स 5,50,000। रिफंडेबल टैक्सेस इसमें इंक्लूड करके हैं तो ये माइनस हो जाएगा। नेट परचेज प्राइस आ गया 5 लाख, ये लेस है रिफंडेबल टैक्स। एट डिजाइनर कॉस्ट
ये है 7,000 प्लस 3,000 डिजाइनर कॉस्ट, ये है डिजाइनर कॉस्ट, कितना लग गया 10,000। एट टेस्टिंग कॉस्ट 21,000, 11,000, 5,000, ये है 21,000, 11,000, 5,000, टेस्टिंग कॉस्ट 37,000। एडिशनल कॉस्ट 65,000, 55,000, 15,000, ये है। अब तो आजा, ये है कंज्यूमेबल स्टोरेज, लेबर 65,000 और 15,000, ये आ गया टोटल 1,35,000। तो टोटल कॉस्ट हमारा जो निकल के आ गया वो आ गया 6,82,000 हमारा कॉस्ट बन गया। सही है। नोट, क्या है नोट? We have ignored loan raising fees and interest on borrowing funds while computing cost of inventory because these expenses are not related with production of goods directly. कस्टमर को क्या है, आप कहां से लोन लाओ, क्या लाओ, कहां से फंड्स लाओ, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। छोटा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मजेदार है। सही है। तो जो भी डिजाइनर में कोई कस्टमाइजेशन में जो जो कॉस्ट लगता है वो हमने ऐड किया। अब कंपनी उस प्रोडक्ट को लाने के लिए लोन लाएगी, रेज करेगी, तो उससे हमें क्या कनेक्शन है? क्वेश्चन नंबर 43, होमवर्क आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, RTP 22। Question number 44. A retailer company imported goods at cost of 1,30,000, including 20,000 non-refundable import duties. ठीक है, ऐड ही रहेंगे, and 10,000 refundable purchase taxes माइनस हो जाएंगे. The risks and rewards of ownership of the imported goods were transferred to the retailer company upon collection of the goods from the harbor warehouse. The retailer company was required to pay for the goods upon collection. ठीक है। The retailer company incurred 5,000 to transport the goods to its retail outlet, include हो जाएंगे, and a further 2,000 in delivering the goods to its customer. Further selling costs of 3,000 were incurred in selling the goods. नहीं आएंगे। State whether delivery charges and selling expenses will form part of cost of inventory. If not, then why? Also calculate cost of inventory हमें बताना है। Second क्या हमें बताना है? Company A incurred 20,000 as cost for restoring the site on which the item of property, plant, equipment was located. This item was used for manufacturing of goods, and the requirement for restoring will arise due to the manufacturing of goods. What will be treatment of 20,000 in the books of company analyzed on the basis of provisions of relevant Ind AS? Question number 44. चलिए जी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा ये आपने सब पढ़ा है। परचेज प्राइस जो दिया है 1,30,000, रिफंडेबल टैक्स जो रिफंड हो जाएंगे 10,000 वो माइनस हो जाएंगे, नेट आ गया 120। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000, ये वाले 5,000 ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो इंक्लूड किए हैं ये, तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ गया 1,25,000। वो तो फिर बाकी ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये तो आफ्टर प्रोडक्ट बना होता है। नोट, वी हैव इग्नोर्ड ट्रांसपोर्ट चार्जेस आउटवर्ड and selling expenses while computing cost because these expenses are not related with import of goods, but these expenses are incurred for sale of goods. Sale of goods के लिए खर्चे होते हैं। As per the provision of Ind AS 16, we can include restoration cost in cost of property, plant, equipment only if it is incurred for property, plant, equipment
in the given case, it is clearly specified that restoration cost to rupees 20,000 has been incurred for manufacturing of goods, but not for PPE. So this expense can be considered as manufacturing expense and it should be included in cost of inventory. ये दूसरा पार्ट था। ये तो क्लियर कट बता रहा है ना हमें कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के लिए किया गया था। सही है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 45। On 31st March 20x1, the inventory of ABC included spare parts, which it had been supplying to a number of different customers for some years. The cost of the spare part was 10 million cost and based on retail price at 31st March 20x1. The expected selling price of the spare parts is 12 million. Selling price. The cost of spare was 10 million. And based on retail prices at 31st, the expected selling price was 12 million. On 15th April 2021, due to market fluctuations, expected selling price of the spare parts in stock reduced to 8 million. कम हो गया. The estimated selling expenses required to make the sale would 0.5 million. Financial statements were approved by Board of Directors on 20th April 20x1. As at 31st March 20x2, directors noted that such inventory is still unsold and lying in the warehouse of the company. Directors believe that inventory is in a saleable condition and active. Marketing would result in an immediate sale. Since the market conditions have improved, estimated selling price of inventory is now 11 million and estimated selling price are same 0.5 million. What will be the value of inventory at the following dates? 31st March 20x1, 31st March 20x2. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45। रिवर्सल ऑफ वैल्यूएशन लॉस। देखो, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एन 31st मार्च 20x1 क्या था? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना था? 10 मिलियन। ये है कॉस्ट 10 मिलियन मींस 1 करोड़। और एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री कितना था? सेलिंग प्राइस था 80 लैक्स, सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड 5 लैक्स, तो 75 लैक्स। ये है 8 मिलियन और सेलिंग एक्सपेंसेस ये है 0.5 मिलियन, तो 5 लाख। तो ये आ गया लोअर पे 1 करोड़ ओब्लिक 75 लाख, तो कितना आया वैल्यूएशन लॉस? 25 लैक्स। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री विच एवर इज लोअर। 75 वैल्यूएशन लॉस 25। फिर बढ़ता है ये। We have selling price of 12 million on balance sheet date. अब selling price क्या है? अब 12 million balance sheet date पे, which has been reduced to 8 million before approval of financial statements. As per Ind AS 10, it is an adjusting event due to which 8 million has been considered as selling price on balance sheet date under event after balance sheet date. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 20x1 क्या है? एनआरवी एट 31st मार्च कितना है? 11 मिलियन माइनस 0.5 मिलियन, 1 करोड़ 5 लैक्स। कैरिंग अमाउंट अर्लियर क्या था हमारा? 75 लैक्स, तो इंक्रीज इन वैल्यू कितना आ गया? 30 लैक्स। अब इंक्रीज आ गया, लेकिन हमने वैल्यूएशन लॉस कितना रिकॉर्ड किया है?
25 lakhs only. तो हम रिवर्स कितना कर सकते हैं only 25 only. Note, as per the provisions of Ind AS 2, we cannot reverse the value of inventory more than its original valuation loss. In the given case, a valuation loss of rupees 25 lakhs was written off in previous year due to the decline in value of stock. But in current year, we have increased it in value, that is 30 lakhs, which is not considerable. So we will reverse only 25 lakhs only. तो allowed reversal क्या है? 25 lakhs. सही है सर? सही है. लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 46. At the end of its financial year, company P has 100 units of inventory on hand recorded at a carrying amount of 10 per unit. ठीक. The current market price is 8 rupees. Carrying amount 10 है, current market price 8 है, at which these units can be sold. Company P has a firm sale contract with company Q to sell at 60 per unit at 11%, which cannot be settled net. Company Q to sell 60 units at 11 per unit, which cannot be settled net. Estimated incremental selling cost is 0.5 per unit. Determine net realizable value of the inventory. Contract selling price units. चलो क्वेश्चन नंबर 46. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स क्या है? कॉस्ट कितना है? 60 यूनिट्स इंटू 10 ये है. हमें कितना इनको बेचना है? 60 यूनिट्स. कॉस्ट ये है, इसका कॉस्ट इंटू 10. ये है कॉस्ट 10, ये है 60 यूनिट्स. तो 60 इंटू 10 हो गया 600. एनआरवी कितना है? ये है 11 माइनस 0.5. ये है 60 यूनिट्स इंटू 10.50, वो है 60/30. तो विच एवर इज लोअर, दैट इज 600. 600 से लोअर. नॉर्मल ये हो गया एनआरवी, ये कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स. नॉर्मल यूनिट्स 40 आउट ऑफ 100, 60 कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स और नॉर्मल 40. कॉस्ट 10 हो गया 400 और एनआरवी ये है 7.5. 8 माइनस ये है, कहाँ गया ये है 8. मार्केट प्राइस फॉर नॉर्मल गुड्स इज 8 माइनस 0.5, 7.5 वो आ गया 300, विच एवर इज लोअर. तो 300 इज लोअर. तो टोटल स्टॉक A प्लस B इज 600 प्लस 300 इज इक्वल टू 900. ये है स्टॉक. क्वेश्चन नंबर 47. ABC Limited manufactures and sells paper envelopes. The stock of envelopes was included in the closing inventory. ये closing inventory में include था at 31st March 2021 at a cost of 50 per pack. During the final audit of the auditors noted that the subsequent sale price for the inventory at 15 April 2021 was 40 per pack. उसके बाद पहले 50 per pack फिर 40 आ गया. Further inquiry reveals that during the physical stock take, a water leakage has created damage to the paper and the glue. Damage to the paper and the glue. Accordingly, in the following week, ABC Limited has spent a total of 15 per pack for repairing and reapplying the glue to the envelopes. Calculate NRV and inventory written down loss amount. क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 47. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनआरबी वर्सेस वैल्यूएशन लॉस. कितना है? 40 रुपीज है नेट सेलिंग प्राइस. ये है एनआरबी. सेलिंग प्राइस पर वे कितना है? 40. एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना है? 15 लगेगा इसमें, 25 आ गया एनआरबी. ये आ गया 15 रुपीज, इस पे आ गया खर्चा. ये 40, 50, 25. वैल्यूएशन लॉस पर पैक कितना है? 50 कॉस्ट था. एनआरवी आ गया इसमें 25 पर पैक माइनस लॉस पर पैक कितना है? 25.
ये हो गया एंड क्वेश्चन। क्या है यार ये? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? ABC Limited buys goods from a overseas supplier. It has recently taken delivery of 1000 units of product X. The quoted price of component X was 1200 per unit. ठीक, 1000 units 1200 per unit. But ABC Limited has negotiated to trade discount of 5%. ये माइनस हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट 5% ड्यू टू द साइज ऑफ ऑर्डर। सही है। द सप्लायर ऑफर्स एंड अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 2%, यह है कैश डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन 30 डेज एंड ABC लिमिटेड इंटेंड्स टू अचीव दिस, यानी वो इसको अचीव करेगा। Import duties, basic custom duties 60 per unit must be paid before the goods are released from customers. Once the goods are released through customers, ABC Limited must pay a delivery cost of 5,000. Delivery cost of 5,000 to have the components taken to its warehouse. Calculate cost of inventory. Calculate cost of inventory. परचेज प्राइस क्या है? 1000 यूनिट्स इंटू 1200 दिया है, आ गया 12 लाख। ट्रेड डिस्काउंट 5% ये है, नेट प्राइस आ गया 11,40,000 एंड इम्पोर्ट ड्यूटी 60 रुपीज ये है पर यूनिट। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000 तो टोटल कास्ट आ गया 12,05,000। We have ignored cash discount, which will be received on payment within 30 days because cash discount is not related with acquisition of goods. It will be transferred to P&L account as income. क्वेश्चन नंबर 49 स्टडी मटेरियल का है। ABC Limited मैन्युफैक्चरर्स कंट्रोल यूनिट्स फॉर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है। ईच कंट्रोल यूनिट रिक्वायर्स फॉलोइंग, क्या? वन कंपोनेंट ऑफ एक्स जिसका कॉस्ट है 1205 कॉस्ट, वन कंपोनेंट ऑफ 5 कॉस्ट 800 कॉस्ट, सन्ड्री रॉ मटेरियल्स कॉस्ट 150 ईच कॉस्ट। द कंपनी फेसेस द फॉलोइंग मंथली एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एनर्जी कॉस्ट्स, ये आएंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स, ये इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ईच यूनिट टेक्स 2 आवर्स टू असेंबल, 2 घंटे लगते हैं एक यूनिट को। प्रोडक्शन वर्कर्स आर पेड 300 पर आवर, 2 घंटे एक यूनिट में लगते हैं तो पर आवर 300 है तो 2 आवर्स का 600। नॉर्मल आवर्स आर 1000 आवर्स। अगर किसी बुक में ये प्रिंट नहीं आया होगा तो इसमें है नॉर्मल आवर्स 1000 यूनिट्स 1000 आवर्स। ठीक है, उसमें ये करेक्ट करना, नॉर्मल आवर्स 1000। सही है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग एन आवरली रेट, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये क्या है? सब तो इजी है, प्लस 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 फिक्स्ड ओवरहेड्स को एलोकेट करो और हो गया। कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कंपोनेंट एक्स 1205 ये दिया है, सब दिया है। कंपोनेंट वाई 800, अदर रॉ मटेरियल्स 1050, आवरली रेट 600 पर आवर, एक 1 आवर का 300 है, 2 आवर्स लगते हैं तो पर आवर 600। प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये है, ये तो दोनों फिक्स्ड है, 16,500 प्लस 7,500 डिवाइडेड बाय नॉर्मल आवर्स, ये है 1000 आवर्स, इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 आवर्स, क्योंकि एक यूनिट में 2 आवर्स लगते हैं तो 48 आवर्स लगते हैं। सही है। तो कॉस्ट पर यूनिट आया 2803।
सही है सर, सही है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेलिंग ओवर्स आर नेवर कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। A dealer has purchased 1000 cars costing 2,80,000 each, ठीक है, on deferred payment basis 25,000 per month, per car to be paid in 12 equal installments, 12 किस्तें जाएंगे। तो 25,000 इंटू 12 कितना हो गया वो 3 lakhs। तो कॉस्ट पर क्या है 280, तो 20,000 क्या है इंटरेस्ट जो हमें बाहर निकालना है। At year end 31st March 20x1, 20 cars are in stock. What would be the cost of goods sold? Finance cost कितना होगा and inventory carrying amount क्या होगा। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस पर कार कितना होगा। ग्रॉस पेमेंट हम कितना है 25,000 इंटू 12 मंथ इन इंस्टॉलमेंट, वो है 3 lakhs। कॉस्ट पर कार क्या है 280 जो दिया है ये, तो 20,000 जो है वो क्या है इंटरेस्ट पर कार पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 980 कार्स इंटू ये है 980 तो हमने परचेज किए हैं और 20 कार्स स्टॉक में है। 20 कार्स आर इन स्टॉक, इसका मतलब है 980 हमने सोल्ड किए हैं। 980 कार्स इंटू 280 लैक्स हो गया 2744। क्लोजिंग स्टॉक क्या है 20 कार्स इंटू 280 ये है 56 लैक्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस 1000 कार्स कितना है इंटू 20,000 करेंगे वो है 2 करोड़। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस। हो गया टाटा बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 51 to 63 होमवर्क क्वेश्चंस। ये हमारा हो गया इंडिया 2 कंप्लीट। हाँ, जो अभी एडिशनल क्वेश्चंस होंगे, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो होंगे अभी, कुछ जो 2-3 ही होंगे, 2-4 ही है, ठीक है। करंट का आरटीपी, एमटीपी या स्टडी मटेरियल जो अभी आया है नया, उसके लिए आपको अलग से लेक्चर मिलेगा, वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-3-4 क्वेश्चन ही होंगे, तो वो मैं उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा। टेंशन नहीं लेने का, आप ऐप पे बने रहो, उसमें सब आपको अपडेटेड मिलता रहेगा। सही है, थैंक यू, टाटा बाय बाय, गुड विशेस, वर्क हार्ड।